रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी स्टेटस है गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से उस पर बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इसके अलावा मुज़फ़्फ़र साहब ने मुख्तलिफ़ नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर और लोकल गिलगित बाल्टिस्तान के न्यूज़पेपर्स के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उस हवाले से तकरीबन काफ़ी आर्टिकल्स लिख चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस है उस हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले जस्टिस मुज़फ़्फ़र साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान को इस वक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली पैकेज दिया जा रहा है वो किस तरीके का है और इससे क्या गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम की जो महरूमियाँ हैं उसका ख़ात्मा जो है वो किस हद तक हो सकता है। या कज़ाफ़ी साहब, मैं मशकूर हूँ आप और आपके इदारे का। आप लोगों ने ज़हमत की और मुझे इस अहम और कौमी इशू पे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपका सवाल है, तो बदकिस्मती से गिलगित बाल्टिस्तान डोगरा रिजीम से आज़ादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट 73 साल तक न बन सका, और जिसमें कश्मीर इशू हमें कश्मीर इशू से अटैच किया गया और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या इंटीग्रल पार्ट पाकिस्तान भी नहीं बना सका इस कश्मीर इशू की वजह से। और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स के तहत इब्तदाई तौर पे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव आया पाकिस्तान से, तो आलम साहब, उन्होंने यहाँ एफसीआर जो कि महाराजा के दौर में कुछ टेरिटरीज़ में गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाकों में नाफिज था, उन्होंने यहाँ आके एफसीआर को तमाम गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर नाफिज किया और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रहा 73 और 70s तक। उसके बाद भट्टो साहब की हुकूमत आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बना। उसमें भी हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाहात की, कुछ अवामी शक्ल दे दिया गया, कुछ अवामी रंग दे दिया गया अवाम को, यहाँ के अवाम को। गवर्नमेंट में एक छोटा सा पार्ट उनको भी दे दिया गया, एक कौंसल की है शक्ल में बनाया गया। कुछ इलेक्शंस वगैरह हो गए, होते होते इम्प्रूवमेंट होता गया, रिफॉर्म्स होते गए, लेकिन वो तमाम रिफॉर्म्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के बाद तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, और उन आर्डर्स के अंडर यहाँ पे गवर्नमेंट होती रही। और जा के अल्लाह का फजल व करम हुआ कि इस साल तमाम ज़िम्मेदार इदारों ने ये महसूस किया कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को आइन में हिस्सा दिया जाना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतहाई अच्छा रोल अदा किया। 1999 में अलजहाद ट्रस्ट में फुल कोर्ट फैसला आया, उसमें भी हमें पाकिस्तान का सिटीज़न करार दिया गया और हमें बुनियादी हुकूक देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, फेडरेशन को डायरेक्टिव्स इशू हो गए। इसी तरह 2019 में भी एक बेहतरीन जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बुनियादी हुकूक देने के लिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टिव्स दिए। उसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और मुक़्तदिर इदारे जो हैं, उन्होंने भी ये महसूस किया कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को आइन के अंदर मुनासिब जो इख्तियारात हैं एक सूबे के, वो सूबे के इख्तियारात देने का फ़ैसला किया और
ये ड्राफ्ट जो है, ये प्रपोज़ल जो है लॉ डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया है। पहले एक ड्राफ्ट ए पेश किया गया था, उसके बाद ड्राफ्ट बी भी पेश किया गया, और इसमें मेरे नज़दीक ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिस्सा बनने जा रहे हैं, और हमारी जो महरूमियाँ थीं, 73 साल की महरूमियाँ जो थी, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी, और हम भी पाकिस्तान के सूबों की तरह हमें इख्तियारात और हमें इस इलाके को पावर्स मिल जाएंगे, और हम आइन का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मुज़फ़्फ़र साहब। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पैकेज मिला उस हवाले से आपने तफसीली गुफ्तगू किया। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पैकेज हमें दे रहे हैं 73 सालों के बाद गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को, जिससे यकीनन जो गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम की महरूमियाँ हैं, जो मायूसियाँ हैं, उसमें किसी हद तक कमी आएगी, और इसी के साथ साथ जो हमें बेसिक जो बुनियादी हुकूक है उनकी फ़राहमी को जो है वो इंश्योर किया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस के मुताबिक माजी में जो डिसीजंस आ गई हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे कौमी इदारे हैं, मुख्तलिफ जो इकनॉमिक कौंसल है, इस तरह जितने भी इदारे हैं, वहाँ उन इदारों में गिलगित बाल्तिस्तान को, अगर गिलगित बाल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो 5वां सूबा बन जाता है, तो उसमें किस हद तक इंश्योर जो है वो यहाँ पे यकीनी बनाया जा सकता है? प्रपोज़ल भेजा गया है, ये पहली बात तो ये है कि टोटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल है। फिर मैं ये कहूँगा कि शायद फ़ॉरेन अफेयर्स को, वज़ीर ख़ारिजा को और सिक्योरिटी कौंसल के मशीर हैं, एक यूसुफ उनका नाम है, उनको वो हमसे बेहतर वो रखते हैं, मालूमात रखते हैं। हो सकता है कि आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करने से हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई उससे खलल पैदा होगा। लेकिन हो सकता है कि आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करने से हो सकता है कोई इंटरनेशनल इशू पैदा हो जाता, या जो भी उन्होंने सोचा, उन्होंने आर्टिकल 1 में जो अमेंडमेंट करके वज़ीर कानून जनाब फ़ारूक नसीम साहब ने जो मसौदा वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल किया था, उसके बाद फिर उनके एतराज़ात आ गए, और फिर प्रपोज़ल, उस प्रपोज़ल ए के बदले में प्रपोज़ल बी दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म को एक लेटर के ज़रिए वज़ीर कानून ने वज़ीर-ए-आज़म को भेजा है, और वो अब जब ये अप्रूवल हो जाएगा, काबिना उसको अप्रूवल दे देगी, वज़ीर-ए-आज़म उसको अप्रूवल दे देगा अपनी काबिना के साथ, तो वो पार्लियामेंट में पेश होगा। 2/3 मेजॉरिटी के तहत वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तो तब हम आइनी हिस्सा कहलाएंगे। और जब आइनी के हिस्सा कहलाएंगे तो उसमें आर्टिकल 258A इंसर्ट किया गया है, जिसमें बहुत कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाया जाएगा, और इस प्रोविज़न के साथ, इस कंडीशन के साथ कि अगर कश्मीर का इशू हल हो के उसमें प्लेबिसाइड हो जाता है, तो हम उस प्लेबिसाइड में हिस्सा ले लेंगे। उस वक्त तक के लिए ये प्रोविज़नल रखा गया है। बाकी तमाम इख्तियारात जो हैं, जो पंजाब के सूबे को हासिल हैं, जो सिंध के सूबे को हासिल हैं, जो KPK को हासिल हैं, इसी तरह बलूचिस्तान को जो इख्तियारात हासिल हैं एक सूबे को, वो तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, जिसमें ये नेशनल इकोनॉमिक कौंसल भी है, जिसमें ये नेशनल फाइनेंस कमीशन भी है। उन सब में हमें दीगर सूबों को जो नुमाइंदगी दी गई है, वही नुमाइंदगी हमें हासिल होगी। इस आर्टिकल 258 के सब सेक्शन कहें या सब आर्टिकल कहें 2 के तहत
उसमें ये क्लियर किया गया है कि जहाँ जहाँ प्रोविंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ प्रोविंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होगा। साहब, जैसा कि आपने कहा कि कश्मीर कास्ट के हवाले से, जैसा कि मसले कश्मीर की वजह से भी गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है वो लटका हुआ है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो यूएन के रेजोल्यूशंस है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान उसकी एक स्टेटस है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान अगर उसको सूबा बनाया जाता है तो उससे इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं या जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसमें किस हद तक उस पर इफ़ेक्ट होगा? अगर मसले कश्मीर हल नहीं होता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या जो पॉलिटिकल या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्यूचर बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का, आप क्या देखते हैं? सबसे आखिर में जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं पहले देता हूँ। हमें आइन पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जब 258A 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास करेगी, उसके बाद हम पाकिस्तान का सूबा बन गए। वो तमाम इख्तियारात जो सूबों को हासिल हैं 18 अमेंडमेंट के तहत या दीगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो इख्तियारात सूबों को पाकिस्तान के सूबों को हासिल हैं, वो इख्तियारात जो हैं हम भी एक छोटा ही सही लेकिन एक छोटा सूबा आइनी सूबे के अंदर रहते हुए हम वो तमाम इख्तियारात हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सूबाई असम्बली को वो मिल जाएंगे। उस वक़्त तक मिल जाएंगे जब तक कि ये कश्मीर का इशू हल नहीं होता। हल नहीं होता तो यही इख्तियारात हमारे होंगे जो एक सूबे के हैं। पाकिस्तान के अंदर एक आइनी सूबे के जो इख्तियारात हैं या जो मरात उनको मिली हैं, वो तमाम मरात और वो तमाम इख्तियारात हमें मिल जाएंगे। हम दुआ करेंगे कि कश्मीर का इशू जल्द अज जल्द हल हो जाए और प्लेबिसाइड हो जाए और हम अपने कश्मीरी भाइयों की मदद कर सकें। वोट प्लेबिसाइड में हमारा वोट होगा, हम वोट दे देंगे और वोट दे देंगे तब भी हम सूबा ही रहेंगे। उसके बाद भी लामहला कश्मीर के अवाम जो स्ट्रगल करते हैं 1947 में और 1947 से पहले भी जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वो भी महाराजा कश्मीर से आज़ादी का स्ट्रगल था। उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान के शहरी बनने के लिए स्ट्रगल किया है। वो इंडिया ने इल्लीगल ऑक्यूपेशन है उसकी। अब अगर कश्मीर इशू हल हो जाता है तो हम उसमें खुशी महसूस करेंगे और हम प्लेबिसाइड में भी शामिल होंगे। अगर खुदा न खास्ता वो हल नहीं होता है, जब तक वो हल नहीं होता है उस वक़्त तक हमें तमाम इख्तियारात इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के तहत दिए गए हैं। रही बात कश्मीर इशू और सिक्योरिटी कौंसिल ऑफ यूएन की करारदादें हैं, उनके बारे में आपने सवाल किया, तो फिर हमें देखना होगा कि ये 1947 से ये करारदादें शुरू हो गई हैं। कोई 16, 17, 18 करारदादें सिक्योरिटी कौंसिल ने पास की हैं। ये इनफैक्ट इन करारदादों के लिए वो सिक्योरिटी कौंसिल की मुदाखलत पाकिस्तान ने नहीं मांगा था। सिक्योरिटी कौंसिल की मुदाखलत इंडिया, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नेहरू ने सिक्योरिटी कौंसिल में जाके फ़रियाद किया था कि हाँ पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर इशू जो है वो हल कराया जाए। सिक्योरिटी कौंसिल, अब इंडिया का क्या स्टांस था? इंडिया का कश्मीर के ऊपर स्टांस ये था कि चूँकि महाराजा कश्मीर जो है उसने एक एक्सेशन डीड हमारे हक़ में साइन करके एक्सेशन डीड के ज़रिए कश्मीर स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज किया है। उनका स्टांस ये था। पाकिस्तान का स्टांस ये था कि नहीं, कश्मीर के अवाम, अब जमहूरी दौर आया था, कश्मीर के अवाम जो हैं वो 100% पाकिस्तान के साथ इलाहाक के हक़ में हैं, लिहाजा कश्मीर पे हमारा हक़ है। ये दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर पे था, लेकिन दोनों का स्टांस जो था वो मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि महाराजा ने कश्मीर स्टेट को हमारे हवाले किया है, हमारे साथ एक्सेशन किया है। पाकिस्तान कहता था और कहता है कि नहीं, कश्मीर स्टेट के अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, लिहाजा ये पाकिस्तान का हिस्सा है।
अब सिक्योरिटी कौंसल में जब नेहरू उस वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म इंडिया वहाँ चला गया तो सिक्योरिटी कौंसिल ने मुदाखलत किया, आके हालात देखने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होना चाहिए, फ्री एंड फेयर वोटिंग के ज़रिए अंडर ऑस्पिसेस ऑफ वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। सादा अल्फाज में ये कि इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम की राय ली जाए, आज़ादाना राय ली जाए कि वो इंडिया की तरह के साथ एक्सेशन चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ एक्सेशन चाहते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे ये कहता हूँ कि उन्होंने इंडिया के जो स्टांस था उसको रद्द किया है सिक्योरिटी कौंसिल ने उन करारदादों में, और पाकिस्तान का जो स्टांस था उसको एक्सेप्ट किया है इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली। मेरे ख्याल में तो एक्सप्रेसली उसको एक्सेप्ट करके कहा कि चलो कश्मीर स्टेट के अवाम से हम जमहूरी तरीके से उनकी राय लेते हैं कि वो इन दो ममालिक में से किसके साथ रहना चाहते हैं। तो हमारे स्टांस को उन्होंने तस्लीम किया, जिसकी वजह से इंडिया ने उसमें इम्प्लीमेंटेशन को डिले कराया, और आहिस्ता आहिस्ता डिले कराते कराते साल 2 साल पहले 2019 में उन्होंने उन तमाम करारदादों को रद्द करके उनके मुनाफी कश्मीर स्टेट को अपना इंटीग्रल पार्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन टेरिटरी में शामिल किया। यहाँ तक कि सिर्फ मकबूजा कश्मीर को नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना इंटीग्रल पार्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी। और मुख्तसरन ये बात करूँगा कि वो उस ज़माने में जो कश्मीर स्टेट पे महाराजा जिन इलाकों पे हुक्मरानी कर रहा था उन सबको अपने यूनियन टेरिटरी में शामिल किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, उन करारदादों की नफ़ी की और इल्लीगल ऑक्यूपेशन किया कश्मीर के अंदर। लेकिन बदबख्ती ये है कि ये इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो अपने मफादात को देखते हैं, वो जस्टिस नहीं करते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक सिक्योरिटी कौंसिल ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया है।